हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है और ये आपका अरस्तु का लेक्चर नंबर 5 है। प्लेटो की प्रथम आदर्श रचना रिपब्लिक में प्रतिपादित आदर्श राज्य और अरस्तु का आदर्श राज्य निम्नलिखित समानताएं दृष्टिगोचर होती है। प्लेटो और अरस्तु दोनों ही प्राचीन यूनानी दर्शनों को अपने आदर्श राज्य में अपने शासन संबंधी अभिजनवादी सिद्धांत का अपनाया है। अभिजनवादी सिद्धांत का कहना है कि समाज में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें शासन संचालन की क्षमता होती है और वह समाज और राज्य की तरक्की कर सकता है, जिनमें अभिजन वर्ग का शासन हो। इसलिए शासन संचालन बागडोर अभिजन वर्ग के हाथों में होनी चाहिए। अभिजनवादी सिद्धांत के भांति प्लेटो अपनी रचना रिपब्लिक में कहता है कि समाज में कुछ लोगों के पास विवेक यानी शासकीय योग्यता होती है, बाकी बहुसंख्यक लोगों के पास शासित होने की योग्यता होती है। इसलिए समाज में या राज्य पर विवेक संपन्न लोगों को ही शासन करना चाहिए। अरस्तु प्लेटो के समान कहता है कि नागरिक को शासन करना चाहिए, क्योंकि इन्हीं के पास नागरिक संबंधी कार्यों यानी शासन संबंधी कार्यों की संपादित करने की योग्यता होती है। दोनों विचारकों ने शासक के सद्गुण आदर्श राज्य के विकास का अनिवार्य बताया है। दोनों विचारकों ने अपने आदर्श राज्य में शिक्षा को महत्व दिया है। दोनों ने इस बात का कमोबेश बल दिया है कि शिक्षा का मूल उद्देश्य राजनीति में होना चाहिए। दोनों विचारकों ने आदर्श राज्य का मतलब छोटे छोटे राज्यों यानी नगर राज्यों में लगाया है। दोनों विचारकों ने अपने ढंग से आदर्श राज्य की जनता का वर्गीकरण किया है, उनके लिए विशेष प्रकार कार्य किए हैं। दोनों विचारकों ने आदर्श राज्य के लिए राजकीय पदों पर वितरण योग्यता और क्षमता का अनुसार करने की बात की है। दोनों विचारकों ने जनसंख्या, भूमि, आदर्श जनता आदि को आदर्श राज्य के लिए अतिआवश्यक माना है। अरस्तु का दास्ता सिद्धांत। अरस्तु को सामान्यतः एक रूढ़िवादी विचारों के रूप में स्वीकार किया जाता रहा है। उसकी रूढ़िवादिता उसकी दास्ता संबंधी सिद्धांत के रूप में झलकती है। ऐसे तो उसके कई विचारकों में परंपरागत रूढ़िवादिता देखने को मिलती है, लेकिन दास्ता के रूढ़िवादी विचार देखने को मिले हैं। वो अन्य विचारकों से पीछे कर देता है। प्राचीन यूनानी समाज में होमर, प्राचीन यूनान के महाकवि इलियड और ओडिसी जैसे महाकाव्य के रचयिता जमाने में दास प्रथा का व्यापक और सर्वमान्य प्रचलन था। उस जमाने में दास्ता को समाज का एक अभिन्न अंग समझा जाता था। अरस्तु जैसे प्राचीन यूनानी विचारक राजनीतिक विज्ञान के व्यवहारिक धरातल पर खड़ा करने वाले प्रथम राजनीति वैज्ञानिक ने भी दास प्रथा का समर्थन कर डाला। दास प्रथा की अंत की बात नहीं की, क्योंकि वह व्यवहारिकता में नज़र रखते थे। वह कहता था कि आवश्यक और सम्मान व्यवस्था जो कि दास प्रथा के रूप में मशहूर है, वह समाप्त करना असंभव है, समाज के लिए अहितर भी है। दास संबंधी अपने विश्लेषण में अरस्तु ने सर्वप्रथम दास के अर्थ को स्पष्ट किया है कि उसने दास की पारिवारिक संपत्ति का एक सजीव भाग माना है। उसको कहा है कि परिवार का एक आवश्यक अंग संपत्ति है, संपत्ति का एक आवश्यक अंग उपकरण दास है। और संपत्ति अर्जन के दो प्रकार के उपकरण उपयोग किया जाता है, पहला निर्जीव और दूसरा सजीव। दास को संपत्ति का कार्य सजीव उपकरण माना है, परंतु राज परिवार के जीवन और क्रियाकलाप के लिए सजीव उपकरण है। उत्पादन के लिए नहीं, हुआ वस्तुओं के निर्माण में सहायक नहीं करता, बल्कि पारिवारिक जीवन के कार्यकलापों को मदद पहुंचाता है। दूसरे शब्दों में वो कहता है कि दास से अरस्तु का तात्पर्य कारखाने में, खेत में कार्य करने मजदूरों के नहीं, बल्कि परिवार में घरेलू कार्य करने वाले सेवकों नौकरों से है। अरस्तु का प्रदर्शन दास दो प्रकार होते हैं, प्राकृतिक दास और कानूनी दास। प्राकृतिक दास अरस्तु का मानना है कुछ लोग प्रकृति की तरफ से दास होते हैं। इसे दासता प्रकृति की स्वाभाविक नियम में प्रकृति के अपना ना होकर दूसरे को होता है, वह प्राकृतिक दास के नाम से जाना जाता है। अरस्तु की प्रकृति दासता के विचार उनके तीन उप सिद्धांतों पर आधारित है। सर्वप्रथम अरस्तु की मान्यता है कि प्रकृति की सभी जड़ चेतन वस्तुएं समान नहीं असमान होती है। असमानता प्रकृति चारों ओर व्याप्त होती है, जैसे आत्मा और शरीर में विवेक तृष्णा मनुष्य पशु में है, पुरुष से स्त्री प्रकृति असमानता प्रदान की है। इस तरह के आधार पर अरस्तु कहना है कि मानव की स्वभाव में असमान होते हैं। जन्म से ही कुछ व्यक्ति कुछ शासित होने के जन्म लेता है। शासन करने वाले आगे देने वाले स्वामी कहा जाता है, शासित होने पर आगे पालन करने वाले दास कहा जाता है। अरस्तु की दूसरी उप सिद्धांत मान्यता है कि प्रकृति का वह नियम है जो उस उच्चतम वस्तु का नियमतम शासन होता है। प्रकृति में नियम चारों तरफ व्याप्त है। इसी नियम के अनुसार विवेक की तृष्णा पर पुरुष को स्त्री पर, मनुष्य का पशु पर शासन नियंत्रण होता है। ठीक उसी प्रकार चूंकि स्वामी दास ने श्रेष्ठ होता है, इसलिए दास स्वामी शासन भी प्रकृति के नियम के मुताबिक है। अरस्तु के तीसरे उप सिद्धांत का सार यह है कि प्रत्येक वस्तु अपने सोहनमूलक विशेष कार्य होता है, उसी विशेष कार्य करने की उसकी सार्थकता निहित होती है। स्वामी और दास मानसिक और शारीरिक क्षमता के अंतर में आधार पर वस्तु ने अपने स्तर को प्रभावित करना चाहता है कि बौद्धिक स्तर पर स्वामी विवेक शक्ति संपन्न, दास विवेक शक्ति और शून्य होता है। दासों में केवल इतनी क्षमता बुद्धि होती है कि वह स्वामी के आदर्शों को समझे, उन्हें क्रियान्वित करे। और दास स्वामी के शारीरिक गठन में भी अंतर होता है। दास का शारीरिक गठन ज़्यादा मजबूत होता है, परंतु स्वामी का शारीरिक गठन कम चलो होता है।